मैं डॉक्टर राजा पाठक आप सभी ज्योतिषानुरागियों का इस इग्नू के ऑनलाइन कक्षा में यानी काउंसलिंग क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर ने कहा कि आज इंडिया पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और उसके बाद भी सर हम लोगों के बीच में बने हुए और सभी हमारे मित्र जो भी आज हम लोग कक्षा करने के लिए आए हैं, तो सबकी कुछ ना कुछ इच्छा है और बड़ी ही प्रबल इच्छा को तिलांजलि देने के बाद से हम सभी इस कक्षा में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए मैं पुनः पुनः जो है रीजनल डायरेक्टर सर डॉक्टर त्रिपाठी सर का मैं हृदय से जो है उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं स्वागत करता हूं अभी अपने सभी मित्रों का इस ज्योतिष की कक्षा में। अभी पिछली कक्षाओं में हमने जो है बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों को देखा है, पढ़ा है और उनके कृतियों को समझा है और ये समझने का प्रयास किया है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र की जो यात्रा है वो कैसे वेदों से निकल करके और वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। हम लगभग 11वीं सदी तक की यात्रा कर चुके हैं, वहां तक ये बातें समझ में आ गई हैं कि कौन कौन से प्रमुख आचार्य हुए। अच्छा, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रमुख आचार्य हुए हैं, तो हम उन्हीं आचार्यों की चर्चा कर पाते हैं जिनकी कृतियां हमें प्राप्त होती हैं। बीच में ऐसे और भी बहुत आचार्य हुए होंगे जिनकी कृतियां हमें प्राप्त नहीं हुई। आप जानते हैं कि हर सदी में कोई ना कोई आचार्य रहा है, कोई ना कोई इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, जो परंपरा हमारे हाथ तक आज प्राप्त है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही वेदांग ज्योतिष का काल समाप्त होता है तो आप देखेंगे कि बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और उसके बाद से सीधे आचार्य आर्यभट्ट और आर्यभट्ट के बाद आचार्य वराहमिहिर आप देखते हैं। तो आपको बीच के लगभग 1200 साल की 1200 साल की वो खाली रही होगी, ऐसा संभव नहीं है। उस निश्चित है कोई ना कोई आचार्य रहा उसके बाद कि मैं कहता हूं कि हम ही आते हैं और आने के बाद शास्त्र के क्षेत्र में आप देखें कि आचार्य वाला में आते हैं, उसके पहले आचार्य आर्यभट्ट जो इसके एक पक्ष में सिद्धांत जैसे ही आचार्य आते हैं तीनों ही स्कंधों पर सिद्धांत, संहिता और होरा, ये तीन स्कंध तीनों ही स्कंधों पर ग्रंथों की रचना करते हैं और ईमानदार कहता है कि हम अपने पूर्व आचार्यों का उनके ग्रंथों का अवलोकन करके उनका जो सार है आप सबके सामने रखते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या आ रही है? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आकाश जी, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? आ गई है, अब आ गई है जी। तो आचार्यों की ये परंपरा है, वो कभी एक दिन में या एक वर्ष में नहीं बनती है। तो मैंने आपसे इसीलिए कहा कि जो आचार्य मिल रहे हैं, हाँ, जो आचार्य जिन आचार्यों का ग्रंथ हमें प्राप्त हो रहा है उनके ग्रंथों के आधार पर ही हम उनकी चर्चा कर रहे हैं और उनके कृतियों का जो है वर्णन कर रहे हैं। आज हम जिस आचार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम सभी जानते हैं कि वह भारतीय गणित के इतिहास में एवं खगोल के इतिहास में वैसा कोई मुझे नहीं लगता कि उतना प्रतिभा संपन्न जो है आचार्य रहा होगा। जिनकी मेधा अगर आप देखेंगे तो अद्भुत प्रतिभा से वो लिखते हैं, खास करके जब वह सिद्धांत की बात करते हैं, जब वह गणित की बात करते हैं तो अप्रतिम प्रतिभा। मतलब आप देखेंगे उनकी रचनाओं को, जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे, तो आपको ये बात स्वयं ही लगेगा कि मतलब एक आचार्य जो अपने समय का अद्भुत आचार्य रहा है। मैं बात कर रहा हूं आचार्य भास्कर की। मैं आपसे कहता हूं कि आचार्य भास्कर के प्रति मेरी रुचि अत्यधिक है, उनके प्रति मेरा स्वयं के समर्पण का भाव अधिक रहता है। वो हर व्यक्ति की हो सकती है, हर किसी के जैसे फेवरेट टीचर होते हैं, आप जानते होंगे कि हाँ इनसे है। वैसे ही अगर मैं जब बात सिद्धांत की आती है, भास्कराचार्य का नाम बड़े श्रद्धा से लेता हूं। वैसे तो सभी आचार्य हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन भास्कराचार्य के प्रति क्योंकि मैंने उन्हें अक्षर अक्षर पढ़ा है और आपके इस जो इग्नू का पाठ्यक्रम है इसमें 2 चैप्टर भास्कराचार्य के जो 2 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं बीज गणित और अंक गणित के ऊपर, उसमें भी आचार्य भास्कर का आपको खूब भरपूर जो है मिलेगा उदाहरण और उनके जो है रचनाओं की चर्चा आप देखेंगे।
तो जब सबसे पहले हम भास्कराचार्य की बात करते हैं, तो भास्कराचार्य का काल लगभग आपको मैं सिंपल सिंपल बता दूं, फिर उनके हम लोग जो है कृतियों पे सीधे आएंगे, चर्चा करेंगे कि भास्कराचार्य का जन्म 12वीं शताब्दी में माना जाता है। अब 12वीं शताब्दी यानी कि सन 1114 के करीब में भास्कराचार्य का जन्म जो है बिज्जड़वीड़ प्रदेश है दक्षिण का, वहां हुआ था। उनके पिताजी का नाम महेश्वर था, कई लोग महेश्वराचार्य कहते हैं, वो स्वयं भी लिखते हैं कि आसीन महेश्वर इति प्रथित प्रतिव्याम, वो स्वयं के ग्रंथ में ही ऐसी बात लिखते हैं कि उनके पिताजी का नाम जो है आचार्य महेश्वर था, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। भास्कराचार्य अब आते हैं कि वो जो आचार्य हैं, जितनी प्रतिभा उनकी अगर आप देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में है, उतनी ही प्रतिभा उनके साहित्य में और काव्य शास्त्र में है। ज्योतिष शास्त्र में प्रतिभा कहने का मतलब है कि भास्कराचार्य जी जब सबसे पहले लिखते हैं सिद्धांत शिरोमणि, तो एक तथ्य वो लिखते हैं शुरू में ही, जब आपके पुस्तक में जो है चर्चा शुरू हुई है काल स्वरूप से, लेकिन काल स्वरूप पे मैं ना आकर के सबसे पहले थोड़ा सा आपकी बुद्धि जो है विस्तारित करूंगा और फिर उसके बाद से आगे काल स्वरूप पे मैं बढ़ूंगा। तो भास्कराचार्य जी सबसे पहला ग्रंथ लिखते हैं, आपको मालूम होगा कि सिद्धांत शिरोमणि के नाम से उन्होंने ग्रंथ की रचना की। यह सिद्धांत शिरोमणि सामान्यतः 4 भागों में माना जाता है। पहला लीलावती, दूसरा बीज गणितम, तीसरा जो है आपको ग्रह गणित, और चौथा जो है गोलाध्याय। इस प्रकार से जिसको मैं ग्रह गणित कह रहा हूं, सिद्धांत शिरोमणि गणिताध्याय और सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय, ऐसा करके भास्कराचार्य ने रचनाएं की। अब एक बात आती है कि भास्कराचार्य जी को क्या जरूरत पड़ी इन 4 खंडों में ग्रंथ को रचने की, या अलग से बीज गणित या अंक गणित के ऊपर लेखन की। तो भास्कराचार्य जी स्वयं लिखते हैं, कहते हैं कि एक ज्योतिषी बनने के लिए या एक दैवज्ञ बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर विद्या को पढ़ने से पहले उसके अधिकारी की चर्चा होती है। अगर हम अन्य शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, जैसे दर्शन वगैरह भी आप देखेंगे, तो अन्य शास्त्रों में भी अनुबंध चतुष्टय की बात होती है। अनुबंध चतुष्टय से तात्पर्य है तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये 4 चीजें आती हैं। तो सबसे पहली बात आती है अधिकारी कौन है इस शास्त्र को पढ़ने का, कौन इस शास्त्र को पढ़ सकता है। आचार्य वराहमिहिर भी इस बात पे चर्चा करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे साफ साफ भास्कराचार्य जी लिखते हैं अपने सिद्धांत शिरोमणि गणिताध्याय में कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमन निष्ठ शब्द शास्त्रे पटिष्ठ यदि भवति तदेदम ज्योतिषम भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी सो अन्यथा नामधारी। भास्कराचार्य जी लिखते हैं कि द्विविध गणित मुक्तम, 2 प्रकार के गणित बताए गए हैं। कौन कौन से वो 2 प्रकार के गणित है भाई? तो व्यक्तम अव्यक्त युक्तम, यानी व्यक्त गणित यानी कि अर्थमेटिक, और दूसरा कहते हैं कि अव्यक्त गणित यानी कि एल्जेब्रा यानी कि बीज गणित। तो जो व्यक्त गणित है वो अंक गणित है यानी कि अर्थमेटिक है, और जो अव्यक्त गणित है वो बीज गणित यानी कि एल्जेब्रा है। तो द्विविध गणित मुक्तम वक्तम अव्यक्त युक्तम, यहां तो क्लियर हो गया। तो 2 प्रकार के गणित कहे गए हैं, व्यक्त और अव्यक्त। तदवगमन निष्ठा, जो बने जो इन दोनों प्रकार के गणितों का अवगमन करता है यानी इनको जानता है। और दूसरा क्या कहते हैं कि शब्द शास्त्रे पटिष्ठ, यानी शब्द शास्त्र में यानी कि व्याकरण शास्त्र में भी उसकी जो है बुद्धि कुशल हो। तो फिर क्या कहते हैं, यदि भवति तदेदम, यदि वह इस प्रकार का है तो ज्योतिषम भूरि भेदम प्रपठितुम अधिकारी, ज्योतिष शास्त्र के अनेक भेदों को पढ़ने का अधिकारी है। अन्यथा नामधारी, या केवल वो नाम मात्र का दैवज्ञ है, ऐसा भास्कराचार्य कहते हैं। ये प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको ज्योतिष को समझना है तो इनको जानना ही है, इनके बिना आपको समझ में नहीं आएगी बात। अब यहां तक तो उन्होंने प्री रिक्वायरमेंट्स बता दिए कि आपको क्या क्या आने चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके जब उन्होंने शुरू ही किया कि द्विविध गणितम उक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम से, तो इसीलिए व्यक्त और अव्यक्त गणित की रचना सबसे पहले की, क्योंकि ये प्री रिक्वायर्ड थे। जब हम इनमें गणितीय सूत्रों को पढ़ते हैं तो इन सूत्रों का प्रयोग करके हम जो है खगोलीय स्थिति को ग्रहों के समझते हैं। तो इसीलिए भास्कराचार्य ने सबसे पहले लीलावती तथा जो है बीज गणित की रचना की, यानी कि अर्थमेटिक की पहले रचना की, फिर एल्जेब्रा की रचना की। इसके बाद जब आप दोनों प्रकार के गणित को समझ लेते हैं, तब अब जरूरत आती है इस गणित को प्रयोग करने की, यानी खगोल में
प्रवेश करने की, तो भास्कराचार्य जी तीसरा जो है सिद्धांत शिरोमणि गणिताध्याय की रचना करते हैं। और जब सिद्धांत शिरोमणि गणिताध्याय की रचना करते हैं, अब होता है क्या कि आपने गणित को सीख लिया, अलजेब्रा आपको समझ में आ गई, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आपने जो है इन सारे प्लेनेटरी पोजीशंस को जानने का प्रयास कर लिया, अब आप ग्रहों के आनयन में दक्ष हो गए। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होगी कि विविध प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें आप फंस जाएंगे। तब भास्कराचार्य जी क्या करते हैं कि तब चौथे अपने ग्रंथ की रचना करते हैं जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय। यानी यह जो गणित है, यह जो ग्रंथ है, वह गोल से संबंधित है। अब गोल क्या है, तो ये मैंने आपको पिछले वर्ष ही आपकी कक्षाओं में पढ़ाया था। अगर आप ये जो नया बैच है, जिन्होंने पिछले साल अगर मेरी आपने कक्षाएं नहीं की हैं, तो आप आराम से जो है आरसी वाराणसी पे आप देखेंगे कि गोल ज्ञान करके वीडियोस हैं, आप उनको देख करके समझ सकते हैं। तो भास्कराचार्य जी को क्यों एक बात कहते हैं, बोलते हैं कि भाई आपको दैवज्ञ यानी कि जो अगर आपको ज्योतिषी होना है और वैसा ज्योतिषी जो सार्थक हो, तो आपको ऐसा होना चाहिए, कहते करतल कलिता मलकवत दमलम शकलम विदंती ये गोलम। बोले कि व्यक्ति यानी दैवज्ञ को ऐसा होना चाहिए जो हाथ पे रखे हुए आंवले के समान संपूर्ण इस ब्रह्मांड को यानी संपूर्ण गोल को देखता हो। यानी आप देखते हैं कि जैसे ही आप हाथ पे एक आंवले का फल रखिए और वो आंवले के फल को जैसे आप चौतरफा देख समझ पाते हैं कि यहाँ कहाँ दाग है, प्रत्येक आंवले में धारियां कितनी कितनी दूरी पे हैं, क्या चीजें आंवले में कैसे व्यवस्थित हैं, उसी तरीके से अगर आप ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं तो गोल को सम्यक प्रकार से जानिए। तो जाकर के भास्कराचार्य जी गोलाध्याय की रचना करते हैं। यहां तक तो अब आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब इन चार ग्रंथों की जब रचना करते हैं तो सबसे पहले भास्कराचार्य जी लीलावती की रचना करते हैं। अब आपको बताया कि जो है सबसे पहले लीलावती में लीलावती की जब रचना होती है तो लीलावती में 6 प्रकार के परिक्रम को पहले बताया। इसके लिए मैंने अलग एक अध्याय ही लिखा हुआ, उसमें आप देखेंगे तो आपको पर्याप्त समझ में आएगा। 6 प्रकार के परिक्रम कहने का मतलब है कि 6 प्रकार के मैथमेटिकल जो है कह सकते हैं कि अलग अलग जो है इनको कहेंगे संक्रियाएं जिसको हम कहते हैं, अलग अलग मैथमेटिकल मेथड्स हैं 6 प्रकार के कैलकुलेशन के, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, वर्ग निकालना, वर्गमूल करना। ठीक है ना। ये जो 6 गणित की क्रियाएं हैं, इन 6 टेक्निक्स को कहते हैं धनर्न षड्विध, यानी कि जोड़ने घटाने के 6 प्रकार। अब इन जोड़ने घटाने के 6 प्रकारों को लेकर के अब इसमें 2 प्रकार की बातें आती हैं, एक अभिन्न परिक्रम और एक दूसरा भिन्न परिक्रम। अभिन्न परिक्रम कहने का मतलब है वो संख्याएं जो जैसे सामान्य सामान्य, जैसे मान लीजिए आप 2, 3, 5, 7, ये सब अभिन्न संख्याएं हो गई। लेकिन वो संख्याएं जिन्हें आप बटे के रूप में लिख रहे हैं 5/7, 9/10, 3/2, इस तरह की संख्याएं जो है भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याओं का भी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना कैसे होगा। इसके बाद से आचार्य जो है क्षेत्र व्यवहार को लिखते हैं, कुट्टक लिखते हैं, करणी लिखते हैं, करणी इन द सेंस शॉर्ट्स लिखते हैं, और ये सारी चीजों को भास्कराचार्य लीलावती में रखते हैं। और सबसे मजे की बात आपको बताऊं कि लीलावती भास्कराचार्य जी के पुत्री का नाम था। तो जब आप ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भास्कराचार्य जी जब अपनी पुत्री को पढ़ा रहे हैं तो जो पुराने टीचिंग का जो मेथड था, यानी उससे एक समस्या को रखते हैं और पूछते हैं कि लीलावती, अगर तुम गणित में दक्ष हो तो इस समस्या को बताओ। और फिर जो है क्या करते हैं, लीलावती जो है क्या करती है, उस गणितीय समस्या को हल करती है। आप देखेंगे कि इतने मजेदार प्रश्न हैं भास्कराचार्य जी के कि आपको देख करके आनंद आ जाएगा। 1-2 उदाहरण मैंने उसमें लिखे भी हैं कि कामिन्याहारवत्या सुरत कलहतो मौत्तिकानां त्रुटित्वा भूमौ जातस्त्रिभागः शयनतलगतः पंचमांसश्च दृष्टः प्राप्तः षष्ठः सुकेस्या, ऐसा करके वहां पे भास्कराचार्य जी ने उदाहरण लिखा। इस उदाहरण में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं क्या कि एक कोई जो है कामिनी है जो हार पहनी हुई है, तो बिस्तरे पे क्या होता है कि उसका हार जो है किसी प्रकार से सूरत कलह में टूट जाता है, और उस जो मोती की उसकी माला है जब वो टूटती है तो भूमौ जातः त्रिभागः, उस पूरे माले में जितने दाने हैं उसका 1/3 भाग भूमि पे गिर जाता है। शयन तलगतः पंचमांसश्च, यानी शयन तल मतलब तकिए के नीचे उस माले में जितनी मोतियां हैं उसका 1/5 भाग मिलता है।
और प्राप्तः षष्ठः सुकेस्यम्, और उस जो सुकेसी यानी जो औरत है, उस महिला को 6 मोती के दाने जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं। अब आप देखेंगे इसमें अव्यक्त परिकल्पना में कि कैसे, मतलब सब सारे वस्तुओं को बताया, लास्ट में एक उन्होंने संख्या दी कि भाई उसको हाथ में 6 मोतियां मिल जाती हैं। तो कहते हैं कि ये बताओ कि जो है, अगर हे लीलावती, अगर तुम्हारी बुद्धि गणित के संक्रिया में जोड़ घटाव में दक्ष है, तो तुम इतना बताओ कि उसके माले में, यानी जो औरत थी उसके माले में कितनी मोतियां थी। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आगे चिति व्यवहार जो आचार्य भास्कर ने लिखा है, चिति व्यवहार मतलब होता है दीवार। तो दीवार निर्माण में जो है कितने ईंटें, अगर कितना बड़ा दीवार है तो कितने ईंट लगेंगे। इसके बाद से फिर वो जो है, मतलब इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण जो आपके जीवन में, जैसे कोई अगर वृक्ष की छाया पड़ रही है तो उस छाया के अनुसार उस वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी, इसका हम ज्ञान कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से भास्कराचार्य जी ने लीलावती में, मतलब आप देखेंगे आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि सच में गणित की जो पारंपरिक पढ़ाई है वह इसी प्रकार से होनी चाहिए। धीरे धीरे खैर कालवश क्या होता है कि ये सारे ग्रंथ धीरे धीरे हमारे यहाँ पठन पाठन से दूर हो जाते हैं और हम इन्हें ज्योतिष का ग्रंथ मान करके इनका अध्ययन अध्यापन छोड़ देते हैं। तो आज स्थिति क्या होती है, मैंने आपसे कहा था कि हम जब गणित पढ़ते हैं, हमारा बच्चा a+b का होल स्क्वायर पढ़ता है तो उसको पता नहीं होता कि इस जीवन में इस a+b के होल स्क्वायर का हम करेंगे क्या। लेकिन भास्कराचार्य जी ने सामान्यतः यह ध्यान रखा कि प्रत्येक सूत्र को बताने से पहले जीवन की एक मौलिक समस्या बताई और बताया कि जो है कैसे इस गणित के सूत्र से हम इस जीवन की समस्या को हल कर सकते हैं। हमारे गुरुजी प्रोफेसर संजय कुमार पांडे जी हैं IIT मैथमेटिक्स में, तो कभी कभी जब वो चर्चा करते हैं तो कहेंगे कि जानते हो बेटा, एक जो है विष्णु जी कैसे चैन से जो है, आप देखेंगे क्षीर सागर में सोए रहते हैं। अरे भाई, जो सबका प्रतिपालक है वो पालन करने वाला भी इतना आनंद में सोया रहे, जो है माता लक्ष्मी जिनके पैर दबाती रहती हैं। तो कहे कि सबसे बड़ा इसका कारण है कि भगवान विष्णु ने समस्त ब्रह्मांड को मैथमेटिकल फार्मूले में सेट कर दिया। अब वो जब तक फॉर्मूला सही चलता रहेगा, ये दुनिया अपने हिसाब से सही चलती रहेगी। तो वो गणित किसी काम का नहीं है जो हमारे जीवन की समस्याओं को न सुलझा सके। इसीलिए बीज गणित में क्या करते हैं, भास्कराचार्य जी लिखते हैं कि अव्यक्तमीसम गणितम च वंदे, यानी यह अव्यक्त बीज गणित रूपी जो ईश्वर है, मैं इसको नमस्कार करता हूं, क्योंकि ईश्वर निश्चित ही हमारे समस्याओं का समाधान करता है और हमें सन्मार्ग दिखाता है। और यह गणित भी क्या करता है, हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को समाप्त करके हमें सही मार्ग दिखाता है। तो इस तरह से भास्कराचार्य जी लीलावती और बीज गणित की रचना करते हैं। बीज गणित के बाद से आप आएंगे गणिताध्याय की रचना करते हैं। गणिताध्याय में क्या वैशिष्ट है भाई, गणिताध्याय में क्या ऐसा अलग है जो बाकी अन्य आचार्यों ने नहीं लिखा। तो मैंने आपको बताया था कि भास्कराचार्य जी ब्रह्म मत के अनुयायी हैं। इसमें 3 मत मैंने आपको बताए थे पहली ही कक्षा में कि एक जो हमारा मत है सौर मत है, दूसरा जो है हमारा वो आर्यभट्ट का जो है आर्य मत है, और तीसरा जो है ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म मत है। अब इसमें क्या होता है कि जो भास्कराचार्य जी हैं वो ब्रह्म मत के अनुयायी हैं। ये बात कैसे आपको समझ में आएगी, कहेंगे कि सर आप तो कह देते हैं कि वो ब्रह्म मत के अनुयायी हैं, क्या आपके पास में इसके प्रति कुछ प्रमाण है। तो आप जब देखेंगे कि सबसे पहले भास्कराचार्य जी जो है आचार्य ब्रह्मगुप्त की वंदना करते हैं। जब सिद्धांत शिरोमणि लिखते हैं तो मंगलाचरण के बाद वो सबसे पहले जो है अपने पूर्वाचार्य के रूप में आचार्य ब्रह्मगुप्त का जो है स्मरण करते हैं। और उस दिन आपको बताया था कि भास्कराचार्य जी को गणित एवं खगोल का जो कह सकते हैं कि इनपुट मिल रहा है, या जिसको वो आधार मान करके लिख रहे हैं, वह उनका जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण को ही वो आधार मान करके अपने ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि दोनों परंपराएं सिमिलर होती हैं। इसके बाद से बार बार जहां प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत ही क्या करते हैं, आचार्य ब्रह्मगुप्त को प्रमाण के रूप में जो है उल्लेखित करते हैं। इसके बाद आचार्य भास्कर एक जगह क्या करते हैं कि जब लिखते हैं तो थोड़ी सी सूर्य सिद्धांत की चुटकी ले लेते हैं, और देखिए कि यहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। और ये कंट्रोवर्सी जा करके आपको अभी आज ही के दिन इसी व्याख्यान के क्रम में दिखाई देगा कि कौन सा ग्रंथ था जो एक भास्कराचार्य जी के कंट्रोवर्सी के चलते जन्म लेता है। भास्कराचार्य जी क्या करते हैं कि आपको मैंने बताया था कि जब सूर्य सिद्धांत की रचना होती है तो सूर्य सिद्धांत की रचना के समय में आचार्य ने क्या किया कि भगवान सूर्य जब उपदेश करते हैं
तो लिखते हैं कि इतने वर्ष भगवान माने ब्रह्मा को इस सृष्टि को बनाने में लग गए। और आचार्य भास्कर का कहना है कि नहीं, दिनादौ सृष्टि दिनांते लय, यानी जब ब्रह्मा जी ने आंख खोला सृष्टि हो गई, और जैसे ही आंख बंद किया सृष्टि खत्म हो गई। फिर आप देखेंगे कि जब हम ग्रह बनाते हैं तो सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु का 50 वर्ष बीत चुका है, क्योंकि वहां श्लोक में कहते हैं कि शेष कल्पाद दशमात चमनव नहीं आयुषोर्धमितम तस्य शेष कल्पो यमादिमः तस्य आयुष अर्धम इतम, उनके आयु का आधा बीत गया और यह प्रथम दिन है। और भास्कराचार्य इसी बात को जो है चुटकी लेकर के क्या कहते हैं कि यतः सृष्टि रेशाम दिनादौ दिनांते लयस्ते सुसत्स्वेव तच्चार चिंता। तो फिर वहां वो क्या कहते हैं कि भाई दिन के आदि में सृष्टि होती है, दिन के अंत में लय हो जाता है, तो इसके पहले कितना वर्ष बीत चुका, हमको उससे क्या लेना देना है। ग्रहा वर्तमानाद्युयातात प्रसाद्य, भाई ग्रह तो आपको वर्तमान ही दिन का तो साधन करना है। तो कहते हैं कि इसको बताने से जो है वो यहाँ पे बड़ा अच्छा, एक बड़ी अच्छी पंक्ति कहते हैं कि जो ऐसा करते हैं उन महान लोगों को नमस्कार है। तो यहां कह के वो चुटकी ले लेते हैं कि भाई ऐसा जो मानते हैं उन महान लोगों को मैं ही प्रणाम कर लेता हूं। अब ये भास्कराचार्य जी ने वहां एक जगह उनका सूर्य सिद्धांत के मत का खंडन तो नहीं किया, लेकिन आनंद ले लिया और आनंद लेकर के अपने ग्रंथ को आगे बढ़ा दिया। फिर क्या होता है, इसके बाद से सिद्धांत शिरोमणि में आप देखेंगे एक ऋतु वर्णना अध्याय है। भास्कराचार्य एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने साहित्य को भी नहीं छोड़ा, और ऋतु वर्णनाध्याय में क्या सुंदर साहित्यिक रचना की है। मुझे तो लगता है कि आचार्य ने अपने साहित्यिक प्रतिभा को दिखाने के लिए उस ऋतु वर्णनाध्याय का निवेश जो है सिद्धांत शिरोमणि में किया। इसके बाद से आप देखेंगे ग्रहण का जो है सुंदर कारण वो बताते हैं, चंद्र श्रृंगोन्नति के पीछे क्या कारण है, और पूरे जो है गणितीय प्रक्रिया को बड़े सुंदर तरह से वो स्पष्ट करते हैं। तो अगर कभी भी आपको समय मिले और आप ज्योतिष शास्त्र के पढ़ने के इच्छुक हैं तो अपने जीवन में किसी से भी एक बार सिद्धांत शिरोमणि आप अवश्य पढ़ेंगे। आपको सारी वस्तुओं के पीछे जो खगोलीय घटनाएं हैं उनका क्या कारण है लगभग आपको ज्ञान हो जाएगा। अब बताया कि इसके बाद क्या होता है कि एक दूसरे आचार्य आते हैं, जब 12वीं शताब्दी में आचार्य भास्कर आते हैं और इन तमाम ग्रंथों को लिखते हैं और क्या करते हैं कि काल का सूक्ष्म प्रतिपादन करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके पुस्तक में पेज संख्या 69 यानी 69 पे भी ये बात दिया हुआ है कि कैसे, और मैंने इसकी पिछली कक्षा में आपसे एक बात और कहा था कि जब वो सिद्धांत का लक्षण बताते हैं तो कहते हैं त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना। अब त्रुटि से लेकर के और प्रलय पर्यंत काल की गणना जिस स्कंध में की जाए, अब वो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना कह देने से एक बात आती है कि त्रुटि क्या है और प्रलय कब होता है, दो बातें स्वयं आ जाती हैं और बाकी सारे काल के मान इसी बीच में जो है पढ़े गए हैं। तो त्रुटि के लिए कहते हैं कि सुच्या भिन्ने पद्म पत्रे त्रुटि रित्य विधीयते, यानी कि कमल के मतलब जो कमल की पंखुड़ी होती है उस पे अगर सुई से ऐसे हलाया जाए, जितने देर में सुई उस कमल के पंखुड़ी के अंदर चली जाएगी वह काल त्रुटि काल कहा जाएगा। लेकिन एक समस्या आती है कि क्या आपको लगता है कि एक जो इतना बढ़िया गणितज्ञ जो हर स्तर पे सुलझा हुआ है वह इस तरह के उलझे हुए परिभाषा को बताएगा? भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम कमल के पंखुड़ी पे अगर जो है सुई को रख ही दें और ऊपर से दबाएं नहीं तो क्या वह सुई अंदर जाएगी? दूसरी बात, हम लेके तुरंत ही हिला दें, भाई प्रेशर पहले डाल दें तो सुई का जो है सुई तो पहले ही उस कमल के पत्ते में चली जाएगी। भास्कराचार्य जी को जो ये प्रक्रिया थी, जो ये परिपाटी थी, थोड़ी सूझी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने बिल्कुल साफ वहां पे कह दिया कि योक्षणोर निमेषस्य खराम भागः स तत्परः तच्छतभाग उक्तः त्रुटिर्निमेष धितिभिश्च काष्ठा तत्त्रिंशता सद्गणकैः कलोक्ता। वो कहते हैं क्या कि योक्षणोर निमेषस्य खराम भागः, ख मतलब 0, राम मतलब 3 यानी 30, यानी पलक झपकने का जो मैंने काल है वह निमेष संज्ञक है, और निमेष का जो 30वां भाग है यानी पक्षपात काल भगे 30, तो
योक्षणोर निमेष से खराम भाग सतत्पर, उसकी तत्पर संज्ञा होगी, यानी पलक झपकने का काल यानी पक्षपात काल भगे 30 बराबर 1 तत्पर। सतत्पर तत्क्षतभाग उक्ता त्रुटि, और तत्पर भगे 100 जब आप करेंगे तो एक त्रुटि का काल आपको मिलेगा जो कि माइक्रो सेकंड के बराबर होगा। तो इतने सूक्ष्म काल को भास्कराचार्य जी ने, मैंने आपसे कहा कि भास्कराचार्य जी जब बताएंगे किसी तथ्य को तो वो बहुत ही गणितीय रूप से सुदृढ़ और स्पष्ट होते हुए, और ये भास्कराचार्य जी अपने गणित में साफ साफ कहते हैं कि यहाँ पे प्रत्यक्षागम युक्तिशाली तदिदम, जब सिद्धांत शिरोमणि को ले जाते हैं अंतिम की ओर तो लिखते हैं कि प्रत्यक्षागम युक्तिशाली तदिदम, यह जो हमारा शास्त्र है यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष वाले को ही जो है मतलब मान लेंगे, कहे नहीं, प्रत्यक्ष भी होना चाहिए, उसके पीछे शास्त्र प्रमाण भी होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे युक्ति भी होनी चाहिए, यानी उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। वो अनायास अगर आप कह देंगे कि वो प्रत्यक्ष दिख भी रहा है और जो है उसके प्रति शास्त्र प्रमाण भी है लेकिन कोई युक्ति नहीं है तो भी वो ग्राह्य नहीं होगा। तो किसी भी ज्योतिषीय तत्व को मतलब प्रतिपादित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको उसके लिए तीनों प्रकार के प्रमाण आपके पास होने चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष, आगम और जो है प्रत्यक्ष, आगम और इसके बाद से आपको युक्ति, ये तीनों प्रकार के यदि प्रमाण हैं तो माने जाएंगे, कोई भी शास्त्रीय पक्ष मान लिया जाएगा। इसके बाद बताया कि भास्कराचार्य जी ने 6 मास अधिमास का लक्षण बताया। अब अधिक मास के बारे में तो आप जानते होंगे, 6 मास के बारे में एक बात, क्योंकि मैं यहाँ ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि अभी इसको आगे ले चल के कमलाकर भट्ट जी के पक्ष में आपको एक बार परिचय कराऊंगा कि कैसे आचार्य कमलाकर भट्ट जी ने भास्कराचार्य जी को एक बार घेर दिया लाइन में खड़े करके। तो यहाँ भास्कराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि जो है अधिमास कब होगा और 6 मास का कब होगा। तो भास्कराचार्य एक लाइन कहते हैं कि 6 कार्तिकादि त्रये नान्यतः स्यात्, यानी 6 मास का पतन कार्तिक आदि 3 महीनों में ही होगा। ठीक है, अब भास्कराचार्य जी इतना कह के यहां निवृत्त होते हैं कि भाई ठीक है। अभी इसके बाद से अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग मत लिया। कुछ ने कहा कि भाई कार्तिक हो आदि में जिसके, कार्तिक आदि कह देने से तो कार्तिक जो है मार्गशीर्ष और पौष नहीं, कार्तिक हो आदि में जिसके, ऐसे 3 महीना आगे है ना, तो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ ऐसा अन्वय ले लेते हैं। लेकिन अब आचार्य का जो अपना अभिप्राय रहा हो, तो यहां एक बात ये ध्यान में भी रखिएगा कि जो है ये हमें चर्चा अभी मैं आपसे आगे करूंगा। और दूसरी बात, भास्कराचार्य जी ने एक और बात कही, जब यहां आप देखेंगे तो उन्होंने एक उदयांतर नाम का संस्कार बताया ग्रहों के लिए। वो कहा कि उदयांतर क्या है, तो आप इतना जाने कि आप जानते हैं कि जो सावन दिन होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो हम कहते हैं उदयात उदयम भानो भूमि सावन वासर, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के बीच का काल जो होगा वह सावन दिन होगा। अब यह सावन दिन 2 प्रकार का होगा। कैसा होगा, तो कहते हैं मध्यम सावन और स्फुट सावन के भेद से, यानी एक तो होगा मध्यम सावन मान और दूसरा होगा स्पष्ट सावन मान। अब मध्यम सावन मान और स्फुट सावन मान में क्या अंतर है, अब थोड़ा सा आपको यहां से दिमाग में लगेगा कि चीजें थोड़ी पेचीदा हो रही हैं। मध्यम सावन मान का मतलब है कि 60 घटी प्लस रवि गति कला के तुल्य असु, और स्फुट सावन का मान क्या है, 60 घटी धन रवि गति कला से उत्पन्न असु। अब ये कला तुल्य असु, कला उत्पन्न असु, ये क्या है, ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आपको थोड़ी सी एक बात मैं अगर बताऊं उदाहरण स्वरूप, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, एक तुल्य असु और उत्पन्न असु वाले को हम लोग समझते हैं, रुकिए। जैसे आप देखेंगे
ये अभी आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा। हाँ, सभी के सामने विजिबल है ना? ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, आपने एक लिंक शेयर किया था सर। एक व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर किया है। आपके पास राइट्स नहीं होंगे। चलिए कोई बात नहीं। ये कुछ एक्सेस की समस्या आ रही है, चलिए कोई नहीं। एक चीज आप समझिए, सिंपल सा मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि नाड़ी वृत्त जो है बिल्कुल हॉरिजेंटल है, मतलब एकदम ऐसे सॉरी वर्टिकल है, बिल्कुल खड़ा है ऐसे, है ना? और क्रांति वृत्त नाड़ी वृत्त से तिरछा स्थित है, यानी क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त एक दूसरे से तिरछे स्थित है। वर्ष में एक बार स्थिति ऐसी आएगी जिस दिन सूर्य जो है सायन मेष का होगा, जी, या फिर जो है सायन तुला का होगा, यानी तुला के आदि बिंदु का और कन्या के अंत बिंदु का। उस दिन जो है क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त हमारे दोनों ही क्या होंगे? समान होंगे। जब आप एक बात जानते हैं कि क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त दोनों एक दूसरे से जब ऐसे तिरछे स्थित हैं, तो इन दोनों के ऊपर पड़ने वाला जो चाप है ना, वो बिल्कुल जहां क्रांति वृत्त में लगेगा वहां नाड़ी वृत्त में नहीं लगेगा। वही नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त के बीच का जो डिफरेंस, यानी लगने वाले वास्तविक बिंदु और काल्पनिक बिंदु का जो अंतर होता है, वही आप कहते हैं उदयांतर। तो इसी उदयांतर को लेकर के भास्कराचार्य जी ने कहा कि भाई ग्रहों के जो है आनयन में इसकी आवश्यकता क्या होती है कि जो है उनको जो स्पष्ट क्षितिज कालिक हैं, जो मध्यम क्षितिज कालिक हैं, उनको स्पष्ट क्षितिज कालिक करने के लिए इस संस्कार की आवश्यकता होगी। भास्कराचार्य जी ने ये बात बड़े सही तरीके से और मैंने बहुत वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से उन्होंने ये बात कही है। तो इसके बाद से अब इस पे क्या समस्या आ रही है, क्या आक्षेप अभी आएगा, हम इस पे चर्चा आगे करेंगे। फिर इसके बाद से बताया कि आपको कि आचार्य ने बीज संस्कार की चर्चा की और इस प्रकार से संपूर्ण सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की है। तो सिद्धांत शिरोमणि के जो मुख्य मुख्य जनरली विषय हैं वो आपके पुस्तक में भी दिए हैं। इसमें मैंने देखा कि कुछ ऐसा नहीं था कि समझने में कठिन हो। तो एक कहानी है, एक सामान्यतया तथ्यों का एक गुच्छा है, जो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको समझने में थोड़ी राहत होगी। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि भास्कराचार्य जी ने संपूर्ण रूप से एक मैंने बहुत मजे मजाए मजबूत सिद्धांत की स्थापना की ग्रहों के आनयन के लिए, और पंचांग का निर्माण शुरू हो गया था, पंचांग बनाए जा रहे थे। अब स्थिति क्या हुई कि जो सिद्धांत शिरोमणि की प्रक्रिया है, जहां आचार्य क्या करते हैं ना, आप देखेंगे तो वहां आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जहां आप अहरगण में क्षय शेष अधिशेष जो भी छोड़ते हैं ना, भास्कराचार्य की ये बुद्धि की विलक्षणता थी कि वो उसी शेष के द्वारा ग्रह का आनयन कर देते। तो आप देखेंगे कि प्रत्यब्ध शुद्धि उन्होंने इसीलिए बनाया ही कि प्रत्येक वर्ष की जो शुद्धियां बचती हैं, छोटे छोटे मान जो बच जाएंगे, अधिशेष बच जाएगा, क्षयशेष बचा, अवम बचा, ये जो भी बचेंगे इनसे भी ग्रहों का आनयन यानी उस ग्रह का मान वो लेकर के आएंगे, सूर्य और चंद्रमा का स्पष्ट मान लेके आएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, अब यहां पंचांग बनाने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो गई। भास्कराचार्य जी ने उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रंथों की रचना की और इसके बाद से सिद्धांत शिरोमणि में भी लाघव प्रक्रिया बताई उन्होंने। लेकिन अब क्या होता है कि थोड़ी प्रक्रिया जब कठिन थी, और आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, मानव की जो मेधा है, मानव के जो मस्तिष्क की धारण क्षमता है, जो उसकी स्मरण शक्ति है, वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब लोगों को लगा भाई पंचांग तो बनाना है, तो पंचांग बनाए कैसे? तो इसी के बाद से लगभग सन 1330 जो है 1330 साके में जो है वाराणसी में आपको होते हैं आचार्य मकरंद। अब जब आचार्य मकरंद आते हैं तो आप देखेंगे आपके ग्रंथ में कि एक बड़ी सुंदर उन्होंने सारणी की रचना की।
और मकरंद का यह वैशिष्ट्य रहा कि मकरंद ने जो सारणी बनाई लगभग 1330 साके में, वो सारणी आज भी प्रचलित है और काशी में उस सारणी से आज भी पंचांग बनाए जाते हैं। तो यह जो मकरंद सारणी है आचार्य मकरंद ने बनाई, और उस मकरंद सारणी में आपको बताऊं कि उन्होंने तिथि साधन के लिए सारणी, फिर जो है नक्षत्रायन के लिए सारणी, फिर सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लिए 10-10 अंश पे जो है उन्होंने क्या किए कि उनके जो है मंद केंद्रांश और शीघ्र केंद्रांश के आधार पे उन्होंने उनके आनयन की प्रक्रिया बताई। तो आचार्य मकरंद, एक तो आपको बिल्कुल ये क्लियर है कि वह काशी के ही रहे, और काशी के होने के बावजूद पंचांग में उनकी अप्रतिहत गति थी, और उन्होंने जो है क्या किया, पंचांग निर्माण के हेतु एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम रखा उन्होंने मकरंद सारणी। और अब मकरंद सारणी में आचार्य ने मकरंद सारणी की जो रचना की, तो ये बात बहुत दिन तक आप देखेंगे कि बड़ा वो रहा, अज्ञात रहा कि आखिर आचार्य ने वो सारणी बनाई कैसे। सारणी का अर्थ होता है टेबल। एक टेबल है, आप देखेंगे कि 10-10 अंश पे ग्रहों के मान पढ़े गए हैं कि अगर ग्रह का मंद केंद्रांश कहने से सीधा सीधा तात्पर्य जानिएगा कि मध्यम ग्रह माइनस मंद केंद्र, यानी मध्यम ग्रह से जब मंद केंद्र को घटाएंगे, वो मंदोच्चम ग्रह वर्जितम निगदितम, तो कहा कि मंदोच्च में से मध्यम ग्रह जब आप घटाएंगे तो मंद केंद्र का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मंद केंद्र जब क्या होता है कि जितना माने हर 10 अंश पे अगर ग्रह अगर आता है, अगर 10 अंश जो है मंद केंद्रांश अगर अंतरित होता है तो उसका मंदफल कितना होगा, शीघ्रफल कितना होगा, ये बड़ी सुंदर पद्धति से आचार्य मकरंद ने अपने ग्रंथ में इसको बताया है। इस पाठ में आप देखेंगे तो इसके साथ साथ तिथियों की क्या संज्ञाएं हैं, ये जो दैनिक जो है कृत्योपयोगी जो आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं उसके संबंध में आपके पाठ में चर्चा की गई है। तो मकरंद सारणी जब बनाई गई, मैंने आपसे एक बात अभी यहाँ अधूरी छूट जाती, संयोग से भी ध्यान आया, तो जब मकरंद सारणी आचार्य मकरंद बनाते हैं तो हुआ कि भाई आखिर ये बनी कैसे सारणी। हर टेबल के पीछे एक लॉजिक होती है, बनाने वाला उसको जानता है कि इसको बनाया कैसे। तो बहुत दिनों बाद एक जो है पांडुलिपि, एक मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त होता है मकरंदोपपत्ति के नाम से, यानी ये जो मकरंद सारणी बनाई गई है उसकी उत्पत्ति क्या है, और इस सारणी के उस टेबल के जो फॉर्मूले थे वो धीरे धीरे सुलझ गए और मकरंद सारणी लगभग विद्वानों को समझ में आ गई। तो अब यहाँ तो मकरंद आते हैं, मकरंद के बाद एक आचार्य आते हैं केशव। ये पूरी परंपरा आगे बढ़ती है। अब मकरंद क्या करते हैं, आपको बताया कि मकरंद का योगदान पंचांग में बहुत रहा, पंचांग निर्माण में। अब जब बात आती है केशव की, तो लगभग जो है 1378 से 1456 के बीच में जो है आपको शक संवत के बीच में इनका केशव का काल माना जाता है। और एक जो है इसमें 2 कमलाकर भट्ट ज्योतिष शास्त्र में सामने आते हैं। एक कमलाकर भट्ट आपको बताया कि जो अभी सिद्धांत शिरोमणि का खंडन करेंगे, एक तो कमलाकर भट्ट ये होते हैं जिन्होंने की जो है सिद्धांत तत्वविवेक की रचना की और भास्कराचार्य के मतों को एक किनारे से खंडन किया, उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य सिद्धांत के मत को पुनः स्थापित किया। और एक जिस कमलाकर भट्ट का नाम आता है वह कमलाकर भट्ट आचार्य केशव के पिताजी के रूप में जाने जाते हैं। केशवाचार्य जी जब आते हैं जो है 1378 से लेकर के और 1456 के बीच का जो इनका काल माना जाता है, ये आप जानते हैं कि नंदी ग्राम के निवासी थे। अब आचार्य केशव, मैंने आपसे उस दिन एक बात कहा भी था कि केशव की एक रचना है जो है ये मैंने अद्भुत आचार्य एक तरीके से माने जाते हैं। इनका एक ग्रंथ है ग्रह कौतुक, आप देखेंगे तो ग्रह कौतुक नाम से ही स्पष्ट है कि इन्होंने क्या किया कि ग्रहों के स्पष्टीकरण की जितनी भी प्रविधियां हो सकती हैं इस ग्रंथ में उन्होंने जो है स्थापित किया। दूसरा जो है कि बीज संस्कार का, क्योंकि क्या हो रहा है आप देखेंगे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे 60 वर्ष का अंतर आता है, यानी एक ग्रंथ का प्रणयन हुआ, दूसरे ग्रंथ का माने कह सकते हैं कि जब काल आता है लगभग इसके बीच करीब 60-70 वर्ष का अंतर जब आता है,
तो इस बात को आचार्य गणेश दैवज्ञ जो भी इनके वाद के आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में साफ कहा कि 60 से 70 वर्षों के बीच में आपको ग्रहों के मान में परिष्कार करना ही होगा, क्योंकि उसमें स्थूलता आ जाएगी। तो आचार्य क्या करते हैं कि ग्रह कौतुक की रचना करते हैं, फिर इसके बाद से वर्ष सिद्धि ग्रंथ नाम की रचना करते हैं, फिर जातक पद्धति की रचना करते हैं, फिर जो है इसके बाद से सिद्धांत वासना की रचना करते हैं, फिर मुहूर्त तत्व की रचना करते हैं। मतलब आचार्य केशव जो हैं जब आते हैं अपने काल में, तो सिद्धांत और खास करके मुहूर्त आदि के ग्रंथों पर इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसको बहुत समृद्ध बनाया। और इनका मैंने आपसे कहा था उस दिन जब चर्चा हो रही थी कि आचार्य केशव की जो जातक पद्धति नामक ग्रंथ है, यह कह सकते हैं कि फलित में गणित की पुस्तक है। फलित में गणित की पुस्तक कहने का क्या मतलब है कि इसमें फलादेश की जो विधि बताई गई है, इसमें फल साधन का जो प्रसंग आया है, वह उन्होंने उसमें भरपूर रूप से गणितीय प्रयोग किए हैं। अब आप, क्योंकि केशव को जानना इसलिए आवश्यक है कि केशव के बाद, क्योंकि क्या होता है, आचार्य केशव के ही पुत्र हैं गणेश दैवज्ञ। अब आपसे बताया कि एक बार आते हैं आचार्य जो है आपको मकरंद, जिन्होंने पंचांग का निर्माण किया। पंचांग निर्माण के बाद से आप जानते हैं कि उस समय तक जो है समाज में लगभग 14वीं शताब्दी के पहले 13वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी के जस्ट पहले 14वीं शताब्दी में भारत की जो ज्योतिषीय स्थिति थी वह बहुत मजबूत थी। उस समय जो है आप देखेंगे कि भारत आ रहा है जो व्यक्ति, वो चाहे जो है आपको मुस्लिम देशों से हो या फिर जो है वह पश्चिम के देशों से, जो भी आ रहा है वह ये बात देख रहा है कि भारत में खगोल की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। और उस समय पंचांग निर्माण का कार्य, गणितीय कौशल का विकास अपने चरम पे था। तो ऐसी स्थिति में जिस समय गणितीय विकास चरम पे है, ये सारी चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है कि रचनाएं भी अब उतनी ही सुंदर होंगी, उतनी ही सुदृढ़ होंगी, और भारत उस समय उतना समृद्ध भी था। इसी बीच में आचार्य आते हैं गणेश दैवज्ञ। गणेश दैवज्ञ जी जो है ये पुत्र थे केशवाचार्य जी के। और आपको बताया कि आचार्य केशव का जो टाइम है वो लगभग 1378 से 1456 तक का समय माना जाता है। 1378 से 1456, ये ध्यान रखिएगा, इस शक संवत की मैं बात कर रहा हूं। अब इसी के बीच में आते हैं इनके साथ आचार्य गणेश दैवज्ञ। और आचार्य गणेश दैवज्ञ जो है पुत्र थे किसके? केशवाचार्य जी के। अब गणेश दैवज्ञ आते हैं, आप देखिए कि छोटा सा बालक, और सन 1442 तक आप देखेंगे 1442 में वो ग्रह लाघव की रचना करते हैं। ये बात कहां से सामने आती है कि 1442 में ग्रह लाघव की रचना करते हैं? तो लिखते हैं कि द्वयब्धीन्द्रो नितसक ईश हृत फलम स्यात् चक्राख्यम रविहत शेषकम तो युक्तम। मैंने आपसे बताया था कि जब कोई आचार्य कर्ण ग्रंथ की रचना करता है तो वो कर्ण ग्रंथ में कोई ना कोई एक आधार वर्ष लेता है, और व्यक्ति आधार वर्ष उसी वर्ष को लेता है जिस वर्ष वह ग्रंथ का प्रणयन कर रहा होता है। तो द्वयब्धीन्द्रो नितशक यहां कहने का मतलब था कि द्वयब्धीन्द्रो उनित शक, यानी वर्तमान शक को क्या करिए, 1442 में से 1442 को वर्तमान शक से घटा दीजिए। अब एक बात आप देखेंगे कि 1442 तो ग्रंथकार का जो है ग्रंथ का समय है, और इनका जो आचार्य गणेश दैवज्ञ का जन्म है वो है आपको 1429 का। अब 1442 में वह जो है ग्रह लाघव की रचना करते हैं, और 1429 जो है आचार्य का जन्म काल है। मात्र अभी गणेश दैवज्ञ की आयु जो है वह लगभग 12-13 साल की थी। अब देखिए, और लिखते क्या है, अभी आप देखेंगे वो जो मेधा उनकी क्या प्रखर मेधा है। कहते हैं कि यद्यप्यकार स्वरूरवः करणानि धीरास तेसु जका धनुरपास्य न सिद्धिरस्मात् ज्याचाप कर्म लहितम सुलघु प्रकारम कर्तुम ग्रह प्रकरणम स्फुटम उद्यतोस्मि। वो बताते हैं कि भाई साहब, यद्यप्यकार स्वरूरवः करणानि धीराः करणानि अकारसुः। विद्वानों ने बहुत सारे कर्ण ग्रंथों का निर्माण किया, लेकिन उन कर्ण ग्रंथों में भी बिना साइन और जो है बिना कॉस बिना टेन के आप पार नहीं पा पाएंगे।
मतलब जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री के यथा स्थिति का आपको भान नहीं होगा, तब तक आप जो है ग्रह गणना नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि भाई तब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस ग्रह लाघव में अलग क्या है? तो कहते ज्याचाप कर्म रहितम, मैं जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्री को छूंगा ही नहीं। अब ये देखिए कि एक आचार्य केवल जो है जोड़ने, घटाने, गुणा देने और भाग देने, मात्र इन 4 संक्रियाओं को लेकर के और एक बहुत सुंदर ग्रह गणित का ग्रंथ बना देता है जिसका नाम है ग्रह लाघव। और ग्रह लाघव की रचना आचार्य 1442 शक में करते हैं। अब 1442 शक में जब ग्रह लाघव की रचना हो जाती है, तो अब ग्रह लाघव में आचार्य ने जो है क्या किया कि फिर वही मध्यमाधिकार, सूर्य चंद्र के लिए स्पष्टाधिकार, फिर पंच तारा ग्रहों के लिए स्पष्टाधिकार, इस तरीके से उन्होंने अध्यायों का निवेश किया। अब आपको बताया कि आचार्य ने जो है लगभग ग्रह कौतुकम, इसके बाद से तिथि सिद्धि, जातक पद्धति, विवृत्ति, सिद्धांत वासना, इसके बाद से मुहूर्त तत्व, कुंडाष्टक लक्षण, अनेकों ग्रंथ आचार्य ने लिख डाले। और मात्र इतने कम आयु का बालक एक जो है पूरे के पूरे जो है ग्रह गणित के पुस्तक को लिख डालता है। ये हमारे यहाँ भारतीय जो है भारत की ऋषि परंपरा रही, भारत की ज्ञान परंपरा रही है। और आप देखेंगे कि पूरे ग्रह लाघव में आचार्य ने जो एक वादा किया है कि ज्याचाप कर्म रहितम सुलघु प्रकारम, इस अपने किए हुए वादे को, इस जो है किए हुए अपने संकल्प को सूर्य और चंद्र ग्रहण के आनयन में भी नहीं छोड़ते हैं। यानी केवल यदि आपको जोड़ घटा गुणा भाग आता हो तो आप उठा करके सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का भी गणित जो है ग्रह लाघवीय विधि से कर सकते हैं। और यही कारण होता है कि ग्रह लाघव अपने समय से लेकर के और वर्तमान काल तक लगभग आप देखेंगे 800 वर्ष करीब होने को है, 750-800 वर्ष, और आज तक यह ग्रंथ उतना ही लोकप्रिय है। आज भी इसके सूत्रों से पंचांग निर्मित होते हैं, आज भी इसके सूत्र जो है ये पुस्तकें जो है विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ज्योतिष के कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। और इस ग्रंथ का सबसे बड़ा मैं एक लाभ बताऊं कि इस ग्रंथ में आप चाहें तो आराम से एक्सेल में, अगर आपको MS एक्सेल आता हो तो एक्सेल में आप खूब आराम से पंचांग के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य जो है गणेश दैवज्ञ क्या करते हैं कि इसकी रचना करके ग्रह लाघव की और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि 14वीं शताब्दी का समय पार होता है और हम धीरे धीरे जो है प्रवेश करते हैं 15वीं शताब्दी में। अब जहां 1507 जो है ये काल माना गया था आचार्य गणेश दैवज्ञ का, यानी 16वीं शताब्दी के आरंभ में जस्ट वो आए थे। इनके बाद एक बहुत कह सकते हैं क्रोधित आचार्य, एकदम कुपित आचार्य, जो कि लेकिन उद्भट बुद्धि और ऐसा प्रखरमति, जो कि अगर जिस कहते हैं ना कि जिसको छुआ वो स्वर्ण हुआ, वही वाली बात थी कि जिस पक्ष को उठाता है उसको एकदम मतलब स्पष्ट कर देता है, जलवत जो है उसको साफ कर देता है। ऐसे आचार्य का नाम था आचार्य कमलाकर भट्ट। आपको बताया कि कमलाकर भट्ट जो है 16वीं शताब्दी में आते हैं, लगभग 1580 के करीब में। और कमलाकर भट्ट जो है, मैंने आपसे कहा, ये सौर मत के अनुयायी थे। अब सौर मत के अनुयायी हैं, चले हैं वहां से। अब जाहिर सी बात है कि ये अपने समय में आते आते जब इनको दिखा कि ग्रह लाघव की रचना हो चुकी है, मकरंद सारणी की रचना हो चुकी है, इन्होंने कहा कि भाई ये सारणी वारणी तुम आसान क्या कर रहे हो, कितना आसान कर लोगे भाई। जाहिर सी बात है ज्यादा आसानी ले आओगे तो एक समस्या आएगी। दिग्देश काल सिद्धांत तत्व विवेक में आचार्य कमलाकर भट्ट लिखते हैं कि दिग्देश काल बहुधांतराणि स्थूलानुपात जनिता नियानि सर्वाणि तन मिश्रितम एकमेव। दिग देश काल और अनुपात से जो स्थूलता तुम बार बार उत्पन्न कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि जब ग्रहों के केंद्रांश आप 10 जो है अंश कुछ कला कुछ विकला पे जो है ले आओगे तो हर बार कुछ ना कुछ प्रति विकला का मान छोड़ोगे, कुछ विकला का मान छोड़ोगे, राशि अंश कला में मान लेकर के आओगे, तो वो जो है विकला और प्रति विकला का मान जाकर के आने वाले 50-100 वर्षों में ऐसी समस्या खड़ी करेगा ही करेगा।
तो जब आचार्य, अच्छा दूसरी बात, जब आप ज्या साधन करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि 24 ज्याखंड जो है एक माने वृत्तपाद में होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का जो एक कोण होता है उसके 24 खंड बनते हैं, जो कि 4.25 अंश का बनेगा, 3 अंश 45 कला के करीब का बनता है। अब स्थिति ये आ जाती है, तब आचार्य कहते हैं कि ऐसा करो कि अब मैं इसी मत का, यानी जो सूर्य सिद्धांत का मत है वो सर्वोत्तम मत है, और उसी के मत का मैं स्थापन पुनः जो है करूंगा। ये सीधा सीधा आचार्य जो है कमलाकर भट्ट क्या करते हैं कि ये उद्घोष करते हैं और ला करके यहाँ पे सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की वो सिद्धांत तत्व विवेक नामक ग्रंथ की क्या करते हैं, रचना कर देते हैं। अब ये सिद्धांत तत्व विवेक की रचना आचार्य कमलाकर भट्ट, आपको मालूम होगा कि काशी में ही करते हैं। ये अपने ग्रंथ के उपसंहाराध्याय में लिखते हैं कि वाराणसी सौम्य तटो क्या है, सौम्य तटोपकंठ वाराणसीस्थो भागीरथी सौम्य तटोपकंठ वाराणसीस्थो रचयाम बभूव। मैं इस भागीरथी माँ गंगा के पश्चिम तट पर बैठ करके वाराणसी में मैं इस जो है सिद्धांत शिरोमणि जो है ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि सिद्धांत शिरोमणि रूपी जो है ग्रंथ की उन्होंने रचना की, और इस ग्रंथ में आचार्य ने लगभग, मुझे लगता है कि करीब करीब 3000 श्लोक लगभग इसमें उन्होंने रखे होंगे। और इतना विकराल ग्रंथ जो कि 3 खंडों में है, एक एक अध्याय में अगर वो शुरू करते हैं तो 300-300 400-400 श्लोकों को उठा करके वह रखते हैं। अब सिद्धांत शिरोमणि में आपको बताया, ये सिद्धांत तत्व विवेक में, कि अब इनके निशाने पे कौन थे, इनके पूर्ववर्ती आचार्य, क्योंकि ये सौर मत के समुपस्थापक हैं, सौर मत के अनुयायी हैं, तो ये सीधे सीधे जो है अपने निशाने पे उस समय के सबसे महान आचार्य, जो कि अपने कहे ना कि जब क्या होता है, जो अपने सदी का सबसे बड़ा पहलवान है, अगर उस पहलवान को अगर आप पटक देते हैं तो बाकी छोटे मोटे पहलवान ऐसे डर जाते हैं। तो आचार्य कमलाकर भट्ट को लगा कि मैं अब जो है ऐसा करता हूं कि भास्कराचार्य का समूल खंडन कर देता हूं, और खंडन करने के बाद से सूर्य सिद्धांत के मत को मैं पुनः स्थापित करता हूं। इसी को स्थापित करने के लिए और ग्रह गणना की एक सुगठित प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए सिद्धांत तत्व, यानी 3000 लगभग श्लोकों वाले सिद्धांत तत्व विवेक की रचना आचार्य कमलाकर भट्ट ने की। अब फिर वो ग्रंथ शुरू होता है, आपको सूर्य सिद्धांत की ही प्रक्रिया आचार्य अपनाते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में आप देखेंगे कि भौतिकी विज्ञान की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी आपको। आचार्य शुरू करते हैं ग्रंथ को और ला करके आपको मध्यमाधिकार बताया। मध्यमाधिकार में गणित के अनेकों विधियों को, एक सूत्र को अगर उठाते हैं, अगर मध्यम ग्रह लाना है तो कितने प्रकार से ला देंगे, अहरगण लाना है तो अलग अलग प्रकार से अहरगण का आनयन कर देंगे, और बीच बीच में एकदम भास्कराचार्य का नाम ले लेकर के उनको जो है दुत्कारते हैं। वो तो कई जगह उनको मूढ़मती कह देते हैं। बीच में जहां उदयांतर का खंडन मैंने आपको बताया था कि उदय, अब क्या कर रहे हैं वो भास्कराचार्य के सूर्य, ये मत तो स्थापित कर रहे हैं सूर्य सिद्धांत का, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां बीच से जो है आचार्य भास्कर के मत को उठा के ले आते हैं, और उसको कहते हैं क्या कि तदवासनाम निराकर्तुम उद्यतोस्मि विदाम्बर, हे विद्वान श्रेष्ठ, इस भास्कराचार्य की जो वासना है मैं उसका जो खंडन करने के लिए उद्यत हूं। और भास्कराचार्य जी को नाम ले लेकर के यथास्थान, ऐसा आचार्य नहीं कि घूर फिरा के बात कहेंगे, एकदम उनका नाम लेकर के बाकायदा उनको लिखता हुआ उनका जगह जगह जो है खंडन करके, और जो है उनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक स्थल का वो खंडन कर देते हैं। इसी खंडन के क्रम में क्या होता है, कई बार हम जब बहुत तेज दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते कई बार उचित तो करते ही हैं, कई बार कई जगह जो है अनुचित कर देते हैं। तो जब अनुचित करते हैं तो इसमें क्या समस्या आती है, ऐसे ही हुआ कि भास्कराचार्य जो है खंडन करते हैं, भास्कराचार्य जी का खंडन करते करते आचार्य कमलाकर भट्ट ने जो है कई ऐसे स्थलों का खंडन कर दिया जो कि सत्य थे, तथ्यात्मक थे। उसी के क्रम में एक उदयांतर का खंडन आता है। दूसरे में उनके समय के जो भी आचार्य रहे उस समय, क्योंकि कई मत जो है प्रचलित थे। आपको बताऊं कि उनके समय में था कि बौद्ध मत भी उस समय काफी स्थापित था, जैन मत भी काफी स्थापित था।
इन सब का खंडन करते हुए कि भाई इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या भ्रांतियां हैं, इन सब का खंडन करते हुए उन्होंने सूर्य सिद्धांत के मत को स्थापित किया। उन्होंने, आपको मैंने कहा कि जब वो चर्चा करते हैं बिंबों के दिखाई देने की, तो भास्कराचार्य कमलाकर भट्ट, वह मुझे लगता है कि पहले आचार्य थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से पृथ्वी के भी ग्रहण की चर्चा की। हम और आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमने खूब सुना है और हम जो है आए दिनों जो है इस आकाशीय घटना को देखते भी हैं, लेकिन आचार्य कमलाकर भट्ट वह पहला आचार्य है जिसने स्पष्ट रूप से कारण सहित सिद्धांत तत्व विवेक में पृथ्वी के ग्रहण की चर्चा की। गणित की तो उन्होंने पराकाष्ठाओं को छू दिया, प्रत्यंसा नाम ज्या साधनम करके एक पूरा टॉपिक ही लिख दिया कि जहां हम जो है 4.25 अंश पे ला करके ज्या निकाल रहे थे, वहां पे उन्होंने क्या किया है कि एक एक अंशों पे ज्या के मान कैसे परिवर्तित होते हैं, उन्होंने उसको ला करके वहां स्थापित कर दिया और उसको स्पष्ट कर दिया। इसके बाद से आपको बताऊं कि जब वो आगे बढ़ते हैं, यानी सिद्धांत तत्व विवेक को जब लिख रहे हैं, तो उसी समय वो, क्योंकि दो बातें ध्यान रखनी थी। एक तो आचार्य परंपरा में जो यज्ञों की सिद्धि भी आवश्यक थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक पूरा चैप्टर लिखते हैं कि चतुर्भुजम वृत्त मथार्थ चंद्रम त्रिकोणकम योनि समायम च षडाष्ट मष्टास्र मथाष्ट पत्रम, ये इस प्रकार से 10 प्रकार के कुंड होते हैं और इन 10 प्रकार के कुंडों का साधन कैसे किया जाएगा, आनयन कैसे किया जाएगा। फिर इसके बाद से सिद्धांत तत्व विवेक के बिंबाधिकार में आप देखेंगे कि जो हमें आकाशीय बिंब दिखाई देते हैं, जैसे कई बार मैं आपसे कहता हूं कि चर्चा होती है कि ठीक है ये ग्रह स्थान है, यह ग्रह बिंब है, तो स्थान और बिंब का अंतर मैंने आपसे पिछली कक्षाओं में कई बार चर्चाएं की है मैंने कि स्थान और बिंब का अंतर सर कहलाता है। तब आप पूछेंगे सर ये ग्रह स्थान और ग्रह बिंब में अंतर क्या है, तो आप जानते हैं कि ग्रह स्थान मतलब जो है क्रांति वृत्तीय ग्रह स्थान, और जब हम ग्रह बिंब की बात करते हैं यानी ग्रह जो है एक्चुअल अभी जहां है। आप सिंपल सा एक बात देखें कि बिंब और स्थान में अंतर कैसे आता है, कैसे हमने जो है प्रकाश के अपवर्तन की बात हम जानते हैं, हम जब पढ़ते हैं फिजिक्स, तो कि अगर पानी में या किसी माध्यम में अगर हम क्या करते हैं कि एक छोटे डंडे को ऐसे पानी के भीतर डालेंगे तो उसका एक्चुअल स्थान कहीं और होगा, बिंब कहीं और दिखाई देगा। इन आकाशीय घटनाओं को आचार्य कमलाकर ने अपने सिद्धांत तत्व विवेक में बताया। फिर इसके बाद से क्या कहते हैं, एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि यथा यथा दूरगतः गोलः तस्य तथा तथा दृश्यते त्वधिको भागः परंत्वर्धाल्पको हि सः। वो कहते हैं कि एक काम करिए, कोई भी बिंब जो है जैसे जैसे आपसे दूर जाएगा वैसे वैसे वह ज्यादा दिखाई देगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे कम दिखाई देगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मेरे हाथ में यह ग्लोब है, अब इस ग्लोब को मैं एकदम बिल्कुल आंख के नजदीक ले आऊंगा तो मुझे कम दिखाई देगा, लेकिन इस ग्लोब को मैं जितना दूर ले गया अब मुझे उसका उतना ज्यादा भाग दिखाई देगा। लेकिन फिर भी कितना ज्यादा दिखाई देगा भाई, अगर एकदम ले जाके हम 2 किलोमीटर दूर रख दे तभी दिखाई देगा क्या? कहते हैं नहीं, कहे कि जितना आपको अधिकतम दिखाई देगा ना वह भी आधे से कम ही होगा, परंतु अर्धाल्पको हि सः, वह जितना भी चाहे आप दूर ले जाइए वह जब भी आपको दिखाई देगा आधे से कम ही दिखाई देगा। तब तो भाई साहब एक बात पे चैलेंज हो जाएगा, बोले क्या? तो पूर्णिमा के जो दिन चांद हम देखते हैं और हम सब लोग व्यवहार करते हैं कि आज चांद पूरा दिख रहा है, उस दिन का क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप जानते होंगे कि जिस दिन हम चंद्रमा को पूरा देखने की बात करते हैं उस दिन भी चंद्रमा हमको आधे से कम दिखाई देता है, क्योंकि हम चंद्रमा का दोनों साइड का भाग देख ही नहीं सकते। जिस भाग में प्रकाश लगता है, जितना भाग हमारे सामने होता है वही दिखाई देता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सामने ग्लोब रख दीजिए और देखिए तो आपको दिखेगा कि ग्लोब पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह ग्लोब का आधा भाग ही दिखाई देगा, आधा भाग पीछे की ओर होगा। तो ठीक है भाई, तो फिर एक बात बताइए कौन सा ऐसा तरीका होगा कि गोले जो है आधे दिखाई देंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि वही जो है कोई भी बिंब जो आपके आंख से जितना दूर जाएगा वह दिखाई ज्यादा देगा, और जितना भी ज्यादा दिखाई दे ले वह हर स्थिति में आधे से कम दिखाई देगा। तो कोई तो तरीका होगा, छोटा से छोटा पदार्थ हम ऐसा लें जो हमको दिख जाए। तो कहते हैं ठीक है भैया, इसमें भी उपाय है। बोलते हैं क्या? तो कहते हैं नेत्रांतर समो व्यासो यस्य गोलस्य तस्य तु।
यानी कोई भी वह गोलीय पदार्थ जिसका व्यास हमारे दोनों आंखों के डिस्टेंस से कम होगा, वही गोला हमको आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। ये बिल्कुल ही एकदम क्लियर है, इस मत में कहीं कोई खंडन मंडन की बात नहीं आई। और यह मत बड़े डंके की चोट पे क्या होती है, अपने समय में स्थापित होती है। इसी तरीके से जो है आचार्य कमलाकर कहते हैं कि देखिए, जब भास्कर आचार्य का खंडन कर रहे होते हैं तो एक और बात कहते हैं कि जो आचार्य भास्कर जो है बीज संस्कार की चर्चा करते हैं। भास्कर, उनका कहना था भास्कराचार्य का कि भाई जाहिर सी बात है, जैसे जैसे काल बीतता है तो काल के बीतते बीतते स्थिति ऐसी होती है कि मैंने आपसे कहा कि 60-70 बाद ग्रहों में शुद्धि की आवश्यकता आ जाती है कि ठीक है, उनके प्लैनेटरी पोजीशन को हम एक्यूरेट करें। उसके लिए भास्कराचार्य और उनके पहले के भी आचार्य ने, मैंने आपसे कहा कि बीज संस्कार की सबने चर्चा की है। तो यहां क्या करते हैं, भास्कराचार्य भी ला करके बीज संस्कार को स्थापित करते हैं। लेकिन कमलाकर भट्ट वो क्या करते हैं कि दिग्देश काल बहुधांतराणी स्थूलानुपात जनितानि सर्वाणि तन मिश्रितमेकमेव। वो कहते धत तरीके कोई बीज संस्कार है, ये तो जो है वही है, दिग्देश काल और जो है अनुपात से जनित अंतर है, ये बीज संस्कार तो है नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वही बात कह रहे हैं, भास्कराचार्य जी भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है ग्रहों में स्थूलता आती जाती है, इसको निराकरण करने के लिए जो संस्कार का नाम दिया गया है उसी संस्कार का नाम बीज संस्कार है। तो यहाँ पे कमलाकर भट्ट जी ने हठात उसका जो है खंडन कर दिया है। और इस प्रकार से बहुधा ऐसे स्थल हैं जिनका खंडन आचार्य कमलाकर भट्ट ने जबरदस्ती अपने मूड से कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार जो है यहाँ जो स्थिति है कमलाकर भट्ट की, कमलाकर भट्ट ने जिन सिद्धांत तत्व विवेक की रचना की है, अद्भुत ग्रंथ है। मतलब ऐसा कोई ग्रंथ है, ऐसा कोई विषय ही नहीं इन्होंने छोड़ा सिद्धांत का जो कि उसमें न हो। तो इस प्रकार से आचार्य जो है अपने तथ्यों को रखते हैं और स्पष्ट करते हैं और सिद्धांत तत्व विवेक की रचना करते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक स्थिति बनती है। और इसके बाद से आपको बताया कि एक बात और रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसको हम लोग अगली कक्षा में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 1681 यानी कि 1700 में हम जैसे ही अब प्रवेश करेंगे, क्योंकि 1507 में जो है आचार्य गणेश दैवज्ञ आते हैं, 1580 में आचार्य कमलाकर आते हैं, और कमलाकर के बाद लगभग 100 साल बाद के करीब यानी 1681 में जो है आपको महाराजा सवाई जो है सवाई जय सिंह की जो है उनका काल आता है। महाराजा सवाई जय सिंह का आगमन होता है, जो कि जयपुर के राजस्थान जो है जयपुर के महाराजा थे। अब सवाई जय सिंह का योगदान बड़ा रहा, क्योंकि उनके पास अकूत संपत्ति भी थी, विद्या के विलासी भी थे, और उनकी रुचि भी जो है ज्योतिष शास्त्र में अगाध थी। और उन्होंने ही, आपने जो देख रहे हैं जिसकी हम बात करते हैं, मान मंदिर वेदशाला या जंतर मंतर की वेदशाला, उन्होंने जो है पूरे देश में 4 जगह इसकी स्थापना कराई। इस चैप्टर को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और उसके अगली कक्षा में बाकी सारे विषयों को लेते हुए इस वाले खंड को समाप्त करेंगे, यानी इसकी पूर्णता करेंगे। अब यदि आपके पास अगर कोई जिज्ञासा हो तो अब हम उस जिज्ञासा को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी के प्रति सादर आमंत्रित है। एक एक करके अपने प्रश्नों को। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बताएं सर। एक कोई ऐसा ऐप बताइए जिसपे ये बुक्स जो अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, कोई ऐप। ठीक, आपको ऐप तो नहीं है, लेकिन मैं एक साइट बताता हूं। आप इंटरनेट आर्काइव पे चले जाएंगे, ठीक है। इंटरनेट आर्काइव, सर नाम क्या है इसका? आर्काइव, INTERNET आर्काइव। यहाँ आप जाएंगे किया था, मिला तो नहीं मुझे। आप जो है 10 किताबें मैं ज्यादातर इसी से निकाल के जो है स्वयं भी अध्ययन करता हूँ, और इसको आपको मूल भी मिल जाएंगी, पांडुलिपियां भी मिल जाएंगी, और अलग अलग कमेंट्रीज भी मिल जाएंगी। थोड़ा आप एक बार उसको ठीक से सर्च करेंगे जी। गाइड करें सर, क्या इंटरनेट आर्काइव पे जाके? हाँ, आप रुके सर। ये सेकंड ईयर का मटेरियल, बुक मटेरियल, अभी स्टडी मटेरियल आया ही नहीं है, हम कहाँ से करें? मैम वो ऑनलाइन है, आप उसको देख सकते हैं, और उससे संबंधित आपको समाधान जो है इग्नू के रीजनल सेंटर से मिल जाएगा जी।
आप ई ज्ञान कोश पे चले जाइए, आपका स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में ई ज्ञान कोश पे है, ठीक है ना? जी, और फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग की क्लास भी हो रही है क्या सर? अभी जो है ये सारी सूचनाएं आपको वहां से इग्नू के रीजनल सेंटर से मिल जाएंगी। ये अभी तो मैं सेकंड ईयर के ले रहा हूँ। जी धन्यवाद जी। करण ग्रंथ क्या होते हैं? आपने अभी बोला कि करण ग्रंथ, मैं समझी नहीं। करण तो मैं जानती हूँ, लेकिन ग्रंथ कौन से होते हैं? आपको बताया कि जो है करण ग्रंथ, जी करण ग्रंथ का तात्पर्य है वह ग्रंथ जो किसी निश्चित शख्स से ग्रह के आनयन का विधान बताते हैं, है ना? जैसे ग्रह जी लाघव आपको उदाहरण स्वरूप बताया कि ग्रह लाघव एक करण ग्रंथ है, तो ग्रह लाघव में हम जो ग्रह ले आते हैं ना, आप देखेंगे उसको हम 1442 शक से ले आते हैं, यानी जो हम इनिशियल पॉइंट मानते हैं वो 1442 मानते हैं। तो ऐसे ग्रंथ जो कि किसी एक निश्चित शक से ग्रह के आनयन की विधि का प्रतिपादन करें वो करण ग्रंथ कहलाते हैं। जी जी धन्यवाद। राम गुरु जी, एक प्रश्न था गुरु जी। जैसे हम लोग बेसिकली कई इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहते हैं, तो मैथ्स हमारा उधर का रहता है, इंग्लिश वर्ड्स जल्दी समझ में आते हैं। तो कोई ऐसा हिंदी का मैथ्स का टेक्स्ट बुक सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री हो? देखें, आप Basic- सिद्धांत शिरोमणि की एक कमेंट्री है आचार्य सत्यदेव शर्मा जी की, जी जी उसके वो भी मुझे लग रहा है ऑनलाइन मिलेगी, आपको दुकान से आप ले लेंगे, क्योंकि अभी हमें लग रहा है वो 2-4 हाँ साल जी। पहले आई है मार्केट में, 5 साल पहले। उसमें पीछे उन्होंने सारे शब्दों का जो है ना, जो भी आपके ज्योतिषीय सिद्धांत में शब्द है उनकी अंग्रेजी क्या है वो सब उन्होंने लगभग पीछे 15-20 पन्ने में दी हुई है। अच्छा अच्छा, एक बार बुक का नाम रिपीट कर देंगे सर? सिद्धांत शिरोमणि है, कमेंट्री है जो है इनकी सत्यदेव शर्मा जी की। ठीक है, ये ठीक है। आपके सामने देखिए, मैंने अभी एक सर्च किया इंटरनेट आर्काइव पे, है ना? आपको मैंने शेयर किया, दिखाई दे रहा होगा आपको। जी हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ही मैंने यहाँ टाइप किया है सिद्धांत शिरोमणि, ये आप देखें उसकी पुरानी से पुरानी टीकाएं यहाँ आपको मिल जाएंगे। देख रहे हैं ये सब? जी 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 सर, जी सर, जी सर। तो ये आपको लगभग स्टडी मटेरियल्स, यहाँ पे स्टडी मटेरियल तो आपके इग्नू ने बहुत सुंदर लिखे हैं, लेकिन मूल ग्रंथ यदि आपको प्राप्त करना हो आप आराम से यहाँ से जो है आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी टीका पढ़े जो हमें सरल वे में हमें समझ में आ जाए, सरल भाषा में, हिंदी देखिए, में? अगर संस्कृत टीका पढ़नी है सिद्धांत शिरोमणि की तो आज उनकी है मरीचि टीका है, और दूसरी अगर आपको हिंदी में पढ़नी है तो हिंदी में एक टीका है इन्हीं सत्यदेव शर्मा जी की, मैं आपको कह रहा हूँ, वासना भाष्य करके, संस्कृत की ही वो पूरी पूरी हिंदी है, यानी वासना भास्कर। हाँ, भास्कराचार्य जी की स्वयं की एक कमेंट्री है वासना भाष्य, और वासना भाष्य की पूरी हिंदी है। आपको सत्यदेव शर्मा जी की टीका है सिद्धांत शिरोमणि पे, उसको आप लेकर के देख सकती है। जी जी धन्यवाद सर। जी प्रणाम सर। हाँ जी बताए स्वप्निल जी। हाँ सर, एक प्रश्न था। ये जैसे आपने कहा कि हम एक्सेल में कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं ग्रह लाघव ग्रंथों के हिसाब से, तो क्या हम सिद्धांत शिरोमणि के हिसाब से भी एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं या उसमें अंकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है? देखिए, उसमें अंकों की संख्या ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक चीज आप देखेंगे, छोटी सी बात, कभी और उसमें भी बन जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वहां आप चाहें तो वहां पे भी मान आप ला सकते हैं। जैसे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सावन दिन की संख्या डालेंगे ना ग्रह लाने के लिए, तो होगा क्या कि हरगढ़ गुणे भगड़ बटा कल दिन ऐसा करते हैं। तो जी वो है जो है सॉरी, एक कल्प में जो है तो या दिन जब हम लेंगे, कुदिन मैंने सावन दिन, तो 15, 77, 91, 78, 28, 000 उतना बड़ा वैल्यू हो जाएगा जी है ना। तो ये थोड़ी सी गणनाएं बड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे आप करके देख सकते हैं, मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि एक दो लोग मैंने देखा है जो इस पे लगभग काम कर रहे हैं, तो
जी जी, थैंक यू सर। और पाइथन वगैरह में देखेंगे तो एकदम बिल्कुल 100% हो जाएगा। पाइथन में तो हो जाएगा सर, पाइथन में हो जाएगा। थैंक यू सर। सर कोई स्पेशल कैटेगरी में सर्च करना है क्या आर्काइव पे? मैं अभी कर रहा था इस पे ना, सर्च जो आ रहा है उसमें आचार्य सत्यदेव का नाम से कुछ नहीं दिखा रहा, मैं तो देखा हूँ देखिए इसमें वो अभी ना। नई टीका है, उस पे वो आपको अभी नहीं मिलेगी, है ना। वो जी जी। बिल्कुल नई टीका है, तो तो उसको इसमें आपको मुझे लगता है या तो परचेज करना होगा या तो आप खोजेंगे तो हो सकता है मिल भी जाए। सर ये अभी 4 ऑप्शन दे रहा है, सर्च मेटाडाटा, सर्च टीवी कॉन्टेक्ट, टीवी सर्च, नहीं टीवी न्यूज मेटा डेटा ऑप्शन, से ही यही आपको ऑप्शन? सर्च करना है, सॉरी। मेटा डाटा से ही आपको सर्च करना है उसको। ओके ओके, ठीक है ठीक ठीक। अलग अलग कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे मिल जाएगा, अभी एक दिन के प्रयास में नहीं होगा, धीरे धीरे जब उसमें करना सीख जाएंगे तो आपको जितनी किताबें हैं अपनी इच्छा से ज्यादा मिल जाएंगी, वहां इतनी किताबें हैं। जी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जी। जी ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आज जो है हम लोग कक्षा को यहाँ पूर्ण करेंगे और आप भी सभी जो है निश्चित ही इस कक्षा से लाभान्वित हो रहे होंगे। और मैं एक बात बार बार आपसे कहता हूँ कि आप स्वाध्याय करते रहेंगे, स्वाध्याय को थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि विद्या कालेन पच्यते, धीरे धीरे इसको पढ़ते रहे और निरंतर पढ़ें। और मैं अभी कक्षाएं आपकी ले ही रहा हूँ, कोई भी समस्या होती है आप बेहिचक अपने शास्त्र से संबंधित समस्या हो आप रखेंगे, हम सभी चर्चा करेंगे और उसे हम और जो है विस्तृत रूप से और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिवस, पुनः मिलाना।